कभी कभी ना जिंदगी में कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो डर के साथ एक सन्नाटा छोड़ जाती है। इमेजिन करके देखो, अंधेरे कमरे में खामोशी में आप अकेले बैठे हो और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जस्ट आपके पीछे खड़ा आपकी सांसें गिन रहा है। सही कहा। कुछ कहानियां सुनकर लगता है जैसे इंसान नहीं, कोई और ही प्रजाति हमारे बीच में घूम रही हो। चेहरे पर मासूमियत पर अंदर से मौत की मशीन। और मजे की बात पता है क्या है? वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, नॉर्मल, हंसमुख, फ्रेंडली, बातूनी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ होता है। कुछ ऐसा जो उन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और अकेला कर देता है। सीरियल किलर्स की दुनिया ही कुछ इस तरह से होती है, जहां मौत एक गेम होता है और इंसान सिर्फ एक मोहरा। हर मर्डर उनके लिए एक नई कलाकारी बन जाती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने मर्डर को अपनी आदत बना लिया था। एक ऐसा इंसान जो रात को अकेला बैठकर सोचता था कि अगला शिकार कौन होगा और उसे कैसे हमेशा के लिए अपने पास छुपा के किसी कीमती तोहफे की तरह रखे। मतलब वो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि उनके शरीर के साथ कुछ ऐसा करता था जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, और इतना खौफनाक है कि पुलिस ने भी उस केस की रिपोर्ट दोबारा पढ़ने से इनकार कर दिए। सोचो, एक छोटा सा फ्लैट जहाँ फ्रिज में रखे हों ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, वो भी छोटे छोटे टुकड़े में। इतना ही नहीं, अलमारी में हड्डियां और दीवारों पर टंगी थी शिकारों की तस्वीरें। यानी उसके लिए ये सब नॉर्मल था, जैसे किसी के लिए सुबह की कॉफी होती है, जैसे हमारे लिए हमारी यादें होती हैं, वैसे ही उसके लिए डेड बॉडीज के साथ वक्त बिताना था। बिल्कुल, वो शिकारों को अपने पास रखता था, उनकी बॉडी को काटता था, उनको स्टोर करता था, यहाँ तक कि कभी-कभी उन्हें खाता भी था। इसलिए दुनिया उसे कहती है द मिल्वाउकी कैनिबल, जेफरी डामर। जेफरी डामर नाम सुनते ही एक फ्लैशबैक सा आ जाता है, लेकिन सवाल ये है, वो क्या बचपन से ऐसा था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसको बदल कर रख दिया। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात है, क्योंकि जेफरी का बचपन बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, पढ़े लिखे माता पिता, अच्छा घर, अच्छा स्कूल, पर इंटरनली वो बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गिरता जा रहा था। मतलब वो जन्म से मॉन्स्टर नहीं था, समय ने उसे ऐसा बना दिया। हाँ, और ये समझना ही इस कहानी का सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि यहाँ कोई सीधा जवाब नहीं है। बस टूटी यादें, अकेलापन और खामोशी की ढेर सारी चीखें। तो चलो अब परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं आफ्टर ऑल क्या था जेफरी डामर। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को हुआ था, अमेरिका के विस्कॉन्सिन में। बचपन में वो एकदम नॉर्मल बच्चा था, शांत, थोड़ा शर्मीला, लेकिन होशियार। उसके पिता लायनल डामर केमिस्ट्री प्रोफेसर थे और माँ मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी। मतलब घर बाहर से तो बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था बचपन में उसके दिमाग पर बहुत खराब असर डालने वाला था। बिल्कुल, जेफरी के घर में अक्सर झगड़े होते थे। माँ और पापा के बीच चीखें, दरवाजों का बंद होना, और छोटा जेफरी कोने में बैठा ये सब सुनता रहता था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया हर पल टूट रही है। कई बार ना बच्चे जब ऐसे माहौल में रहते हैं तो चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो किसी से कहते ही नहीं। सही कहा, जेफरी के साथ भी यही हुआ। वो धीरे धीरे अकेला होता गया, बाहर खेलने के बजाय जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करने में दिलचस्पी लेने लगा। उसके पिता ने सोचा शायद साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन असल में वो फैसिनेशन कुछ और था। मतलब उसे जानवरों के शरीर को देखने में मजा आ रहा था। हाँ, और यही उसकी कहानी का पहला डरावना पार्ट था। वो मरे हुए जानवरों की लाशें सड़क के किनारे से उठाता, उन्हें काट कर देखता कि अंदर क्या है। कभी जार में उनके पार्ट्स रखता, कभी उनके सिर अलग करके सेफ रखने की कोशिश करता। ये तो बचपन से ही बहुत गलत इशारा है, पर क्या इसे किसी ने रोका नहीं? नहीं, उसके पिता को लगा वो बस जिज्ञासु है, साइंस माइंड वाला बच्चा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्यूरोसिटी एक ऑब्सेशन में बदल रही है। और जब तक लोगों को ये एहसास हुआ, ये रियलाइज हुआ, वो अंदर से किसी और ही दुनिया में चला गया था। कभी कभी ना जो बच्चे बचपन में प्यार से दूर हो जाते हैं, वो ऐसी अजीबो गरीब चीजें में अपना कंफर्ट ढूंढने लग जाते हैं, और शायद
जेफरी के साथ भी वही हो रहा था। उसके अंदर का अकेलापन उसे भरने के लिए वो बाहर न जाने क्या क्या कर रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। स्कूल में वो चुप रहता था, उसके दोस्त भी बहुत कम थे। लोग कहते हैं वो क्लास में मजाक करता, शराब पीकर घूमता और खुद को नजरअंदाज करवाना चाहता। पर असल में वो किसी को अपने बहुत करीब आने ही नहीं देना चाहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये उसकी हरकतें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहता था कोई उस पर ध्यान दे, उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखे और हमेशा उसे देखता रहे, उससे बात करे, उसे जाने। हाँ, और वो अंधेरा अब बस फूटने वाला था, क्योंकि जब जेफरी कॉलेज गया वहाँ उसने अल्कोहल से किसी को पूरी तरह डुबो दिया और फिर 1978 में उसने पहली बार किसी को मारा। यानी ये वहीं से शुरू हुआ जहाँ उसके अंदर का अकेलापन दरिंदगी में बदल गया। हाँ, और आगे जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब जेफरी डामर सिर्फ इंसान नहीं था, वो अब बन चुका था मौत का कलाकार, जिसे पूरी दुनिया जानती है, द मिल्वाउकी कैनिबल। 1978 में जेफरी का पहला शिकार हुआ, स्टेफन हिक्स, 18 साल का लड़का। जेफरी ने उसे लिफ्ट दी, दोनों ने शराब पी, ढेर सारी बातें की और जब स्टेफन जाने लगा, जेफरी को डर लगने लगा कि मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं होगा और मुझे फिर से अकेला तन्हा रहना पड़ेगा। उसने पीछे से स्टेफन के ऊपर वार कर दिया और फिर उसका शरीर काट डाला। मतलब पहली बार में ही उसने मौत और कंट्रोल को मिला दिया, किसी को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश। हाँ, और ये उसका पैटर्न बनने वाला था। उसने सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स को ही नहीं काटा था, उसकी हड्डियों को बैकयार्ड में दफन कर दिया और बाकी हिस्सों को एसिड में घोल दिया था। मतलब पहली बार में ही उसने मौत और कंट्रोल को मिला दिया, किसी को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश। पहले मर्डर के बाद जेफरी कई साल चुप रहा। वो सेना में गया, फिर उसने सेना छोड़ी, फिर काम करने लगा, फिर उसने काम भी छोड़ा और अल्कोहल की लत फिर से लगा ली। 1987 में जब वो विस्कॉन्सिन के एम्बेसडर होटल में था, वहीं से उसकी दरिंदगी फिर से लौटी। स्टेवन टाउमी नाम का 25 साल का लड़का, जेफरी ने उसे होटल में बुलाया। सुबह जब उठा तो स्टेवन मर चुका था। उसे याद भी नहीं था कि उसने कैसे मारा स्टेवन को। फिर उसका शरीर सूटकेस में डालकर अपने घर लाया और उसे काट कर डिस्पोज कर दिया। मतलब अब वो खुद को भी रोक नहीं पा रहा था, उसके अंदर हो क्या रहा था। 1988 में उसे एक 13 साल के बच्चे को ड्रग करके मॉलेस्ट करने के लिए पकड़ा गया, पर उसे सिर्फ प्रोबेशन की सजा मिली। 1990 में वो मिल्वाउकी के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुआ, जहां शुरू हुई मौतों की लड़ी। और यहीं से उसका ये टाइटल नाम मिला। एडी स्मिथ 1990 में उसे नशा देकर एस्ट्रेंगुलेट किया और उसका सिर फ्रिज में रखा। रिकी बीक्स 1990। रिकी की हत्या के बाद जेफरी ने उसकी खोपड़ी ब्लीच करके साफ की और उसे शेल्फ पर सजाया। अर्नेस्ट मिलर 1990 में। अर्नेस्ट को वो बहुत परफेक्ट मानता था। उसे क्लोरोफॉर्म दिया, गला काटा और उसका दिल व मांस बाद में खाया। यानी कि वो एक नरभक्षी बनता जा रहा था। बिल्कुल। अब वो शिकार को खाना चाहता था ताकि उसे हमेशा के लिए अपने अंदर रख सके। डेविड थॉमस का मर्डर 1990 में किया। डेविड को मारा, लेकिन बाद में जेफरी ने बोला ही वॉज नॉट माई टाइप, यानी टाइप, वो लोगों को मार रहा है और इसमें भी वो टाइप बोल रहा है, क्योंकि जैसे कि हम किसी को डेट पर लेकर जा रहे हैं। जैसे जब हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो हम लोग अपना टाइप ढूंढते हैं कि किसी से हमारी वाइब मैच होती है, किसी से हमारी वाइब नहीं मैच होती है। ओ कम ऑन, तो क्या बॉडी से मुझे वाइब मैच करनी पड़ेगी अपनी? ही वॉज द साइको। तो अब समझ लो उसके दरिंदगी का तुम लेवल समझ लो। नेक्स्ट, डेविड को मारा, लेकिन बाद में जेफरी ने बोला ही वॉज नॉट माई टाइप, यानी उसके लिए मर्डर भी सिलेक्शन था। 1991 में जेफरी डामर ने सबसे ज्यादा मर्डर किया, कुल 8, हर एक में क्रुएलिटी का नया रूप। कर्टिस स्ट्रॉटर 19 साल का लड़का, जेफरी ने उसे तस्वीरें खींचने के बहाने बुलाया, फिर ड्रग देकर उसकी हत्या की और शरीर के हिस्से सहेज के रखे। एरॉल 1991 में उसका पहला ऐसा शिकार था जिस पर उसने ड्रिल एक्सपेरिमेंट किया। उसने उसके सिर में छेद करके एसिड डाला ताकि वो ज़ॉम्बी बन जाए और हमेशा उसके साथ रहे। पर
एरोल की भी मौत हो गई। और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि वहाँ की पुलिस को आइडिया लगा या नहीं लगा। शहर से इतने लोग गायब हो रहे थे और किसी को कुछ पता ही नहीं है। क्या उनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे? थे, लेकिन ढूंढने में टाइम लगता है और ये सारे के सारे स्ट्रेंजर्स थे। कोई जेफरी डामर को नहीं जानता था और ना ही जेफरी डामर किसी को जानता था। मतलब वो अब इंसान नहीं, लाशों में कंपनियां ढूंढ रहा था। टोनी एक डीप म्यूट था। जेफरी ने उसे भी वही एसिड ड्रिल देकर मार डाला जो उसने एरोल को दिया था। 14 साल का लड़का जो बच निकल सकता था। वो सड़क पर भागा, लेकिन नशे में बेसुध वो पुलिस के हाथ लगा। पर जेफरी ने कहा वो मेरा बॉयफ्रेंड है। पुलिस उसे वापस जेफरी के घर छोड़ देती है और कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो जाती। सोचो, एक बच्चा बच सकता था पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अगर उस वक्त शायद पुलिस उसे पूछ लेती या फिर जेफरी से ही पूछ लेती, या फिर उसको नशे की हालत में 14 साल का बच्चा नशा कर रहा है उसे इसी बात की पेनल्टी पड़ जाती, तो शायद उस दिन वो बच जाता। तुमने सही कहा। ये चारों लेकिन उसके आखिरी शिकार थे। जेफरी हर बार एक जैसी पैटर्न अपनाता। ड्रग्स, स्ट्रैंगुलेशन, डिसेक्शन, फिर फोटोग्राफ और ट्रॉफीज। उसका अपार्टमेंट एक प्राइवेट म्यूजियम बन चुका था जहां हर ट्रॉफी एक इंसान की कहानी थी। 22 जुलाई 1991 की रात ट्रेसी एड वॉर्ड्स नाम का आदमी किसी तरह उसके अपार्टमेंट से भागा। वो सीधे पुलिस के पास गया। पुलिस जब जेफरी के घर पहुंची तो फ्रिज में सिर, अलमारी में शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स और दीवारों पर पोलराइड तस्वीरें मिली। हर तस्वीर एक लाश का पोज था। ओके, सो अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जब हम किसी को इस तरह से स्टोर करेंगे तो क्या हमारे आसपास के लोगों के घरों में वो स्मेल नहीं जाएगी? तो उसने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी। स्टोरेज की व्यवस्था थी। घरों में स्मेल नहीं जाता था। उसने सारे प्रोटेक्शंस करके रखे थे। पड़ोसियों को लगता था कि वो बहुत सीधा साधा और शर्मीला लड़का है। पता नहीं। उसने अपनी असलियत कभी पब्लिक के सामने आने ही नहीं दी ना। डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था शायद उसको। एंड वो सबके सामने इंट्रोवर्ट सा, शाय सा पर्सन। हाँ, ओह माय गॉड, इंट्रोवर्ट्स। पूरा मिल्वाउकी शहर हिल गया था। एंड यहाँ बैठे मैं हिल चुकी हूँ कि इतने सारे लोगों को मार के वो फ्रिज में रख रहा था। चलो, फ्रिज का मुझे समझ में भी आता है, लेकिन अलमारियों से भी स्मेल नहीं बाहर? नहीं, उसने पूरे घर को स्टोरेज के लिए प्रिपेयर करके रखा था। उसका पूरा अपार्टमेंट उसी हिसाब से एडजस्ट करके बना हुआ था। या फिर वो शुक्र मना रहे थे कि जेफरी की मुलाकात उनसे नहीं हुई। खैर, लेकिन उनकी नजर में जेफरी डामर नहीं था। जेफरी बन चुका था मिल्वाउकी शहर के लोगों के नजर में मॉन्स्टर। लोग सड़कों पर उतरे, मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाते हुए। मीडिया ने उसे मिल्वाउकी कैनिबल कहा। माँ उसकी पूरी तरह टूट गई, जो कि ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी। उन्होंने कहा मेरा बेटा बीमार था, शैतान नहीं। फिर उसके पिता ने बाद में किताब भी लिखी, अ फादर्स स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो अपने बेटे को कभी समझ ही नहीं पाए। पड़ोसी भी हैरान थे। वो रोज उनके बीच से गुजरता था, मुस्कुराता था और अंदर 17 लाशें रखता था। मतलब क्या उसे पता था कि वो गलत कर रहा है? साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो सफर करता था बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, नेक्रोफीलिया और पैराफीलिया से। वो अकेलेपन से इतना डरता था कि लाशों को साथ रखना चाहता था। वो कहता था आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू लीव मी, लेकिन अदालत ने कहा वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, इसलिए उसे इनसेन नहीं गिल्टी माना गया। किसी के साथ रहना और किसी को मार के रखना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है तो आप लोगों का साथ मांगते हैं, लाश नहीं। क्या उसे सजा भी मिली? जेफरी को 15 आजीवन कारावास की सजा मिली, 957 साल की जेल। यानी कि कभी भी ना रिहा होने वाली जेल। बिल्कुल। 1994 में जेल के अंदर ही एक साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने उस पर हमला किया और पीट पीट कर जेफरी डामर मीन्स मिल्वाउकी के कैनिबल मॉन्स्टर को क्रिस्टोफर स्कारवर ने मार डाला। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। जैसे उसने सबके साथ किया, लोगों को मारा, उन्हें खाया, उन्हें परेशान किया। लास्ट में उसके साथ भी वही हुआ, किसी ने उसे पीट पीट के मार दिया। हाँ, जेफरी डामर की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस अकेलेपन की भी है जो इंसान को दानव बना सकता है। वो दूसरों की जिंदगियां अपनी हॉलो दुनिया में भरना चाहता था, पर खुद अपनी ही अंधेरी दुनिया में दफन हो गया। और आज जब भी कोई जेफरी डामर का नाम लेता है
तो हवा में एक ठंडक फैल जाती है, क्योंकि वो याद दिलाता है एक ऐसे राक्षस की जो कभी शहरों के बीच में रहा करता था, लोगों के बीच में रहा करता था, जो इंसानों की बस्ती में रहकर इंसानों का ही शिकार किया करता था। जेफरी डामर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये उस खामोशी की भी कहानी है जो घरों में झगड़ों, अकेलेपन और अनदेखी के बीच पलती है। कभी कभी राक्षस पैदा नहीं होते, समाज, हालात और हमारी चुप्पी उन्हें बना देती है मॉन्स्टर। ऐसा नहीं लगता है हर कहानी को खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं एक सीरियल किलर को पैदा करने वाले हम ही होते हैं? हाँ, ये हमारा सो कॉल्ड पब्लिक एंड देयर ओपिनियंस दे Right. डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। ऐसा लगता है कि घर में प्यार ना मिल पाना, बाहर दोस्त ना मिल पाना, हमेशा अकेले रहना, उदास रहना, अपनी बातें किसी को ना कह पाना, हमें कोई सुनने वाला ना होना, यही वो सारी चीजें हैं जो हमें एक सीरियल किलर की तरफ मोड़ देती हैं, एक साइको बना देती हैं। मुझे लगता है जब भी कोई बच्चा आपको उदास दिखे, उसकी आंखों में उदासी दिखे, या वो सबसे अलग कहीं चुपचाप बैठा हो, तो उसके पास जाओ। हो सकता है उसे आपकी जरूरत हो सकता है आपका हाथ उसकी हाथ में दे देना उसे उस रास्ते से वापस ले आए जहाँ पर वो जा सकता था। सही कहा तुमने, और यही शायद सबसे बड़ा सबक भी होगा कि बुराई हमेशा चिल्ला कर नहीं आती, कई बार वो मुस्कान ओढ़ कर चलती है और हमें उसकी आहट तभी सुनाई देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और शायद हर किसी को अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। शायद क्यों, ये तो यकीनन करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। और जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जिन बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता वो बाहर प्यार तलाशते हैं ऑब्वियसली। जिनको बाहर भी नहीं मिलता, फिर वो ऐसी ही हरकतें करते हैं जैसा जेफरी कर रहा था। और ये स्टेज एक फाइनल स्टेज होती है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसमें लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो हम लोग को दिखता है ना उन्नति, जैसे कोई हमारे आसपास अपसेट है तो हमें उसके फेस से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ही इज और शी इज अपसेट। तो हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बिल्कुल सही कहा। पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही अगर हम किसी का हाथ थाम ले तो शायद ये रास्ता कभी शुरू ही ना हो। तो ये थी कहानी जेफरी डामर की। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी लेकर एक और कहानी। तब तक के लिए स्टे